Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about issue of basmati rice between India and Pakistan, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले बासमती राइस के बारे में समझते हैं। बासमती राइस तो आप सबको पता ही होगा, लंबे दानों वाला राइस होता है। लॉन्ग ग्रेन राइस हैविंग एरोमेटिक नेचर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इंडिया के फूडिंग ट्रेडिशन में बासमती राइस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। जब भी कोई अच्छा ओकेजन होता है तो हमारे यहाँ पे बासमती राइस बनता है। अगर इंडिया में बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे बासमती राइस उगते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा का प्लेन है, इन स्टेट्स में बासमती राइस उगते हैं। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं जिनको बासमती राइस उगाने के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। वो 7 स्टेट्स हैं: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इनको बासमती राइस उगाने के लिए जीआई टैग मिला। और इन 7 स्टेट्स के अंदर भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं, ओनली 26 डिस्ट्रिक्ट्स इन दीज 7 स्टेट्स हैव गॉट जीआई टैग फॉर बासमती राइस। उसके अलावा थोड़ा बहुत बासमती राइस देखिए सेंट्रल इंडिया में भी उगता है, लेकिन उसको जीआई टैग नहीं मिला है। और थोड़ा बहुत बासमती राइस देखिए पाकिस्तान के इस रीजन में भी, कलार रीजन में भी उगता है। ये कलार रीजन जो है एक दोआब रीजन है बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर। तो ये है कलाब रीजन ऑफ पाकिस्तान, कलार ट्रैक्ट या कलार रीजन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे बासमती राइस उगाया जाता है। अब करंट न्यूज जो है वो इसी को लेकर के है। देखिए कई दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टसल चल रहा है रिगार्डिंग जीआई टैग फॉर बासमती राइस इन यूरोपियन मार्केट। ये कई सालों से टसल चल रहा है, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, दोनों ही बासमती राइस बेचते हैं यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, और दोनों ही चाहते हैं कि उनको जीआई टैग मिल जाए यूरोपियन यूनियन मार्केट में कि बासमती राइस मतलब पाकिस्तान से आने वाला राइस। इंडिया चाहता है बासमती राइस मतलब इंडिया से आने वाला राइस ही बासमती राइस है, ओरिजिनल। तो अब इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, और काफ़ी नेचुरल है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा उगता है, हमारे यहाँ पे इतने सारे एरिया में उगता है, पाकिस्तान में कम उगता है। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया इन द यूरोपियन यूनियन काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन का, वहाँ पे उन्होंने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया। और अगर ये टैग हमें मिल जाता तो इंडिया वुड गेट सोल ओनरशिप ऑफ बासमती टाइटल इन यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब ये है कि अगर ये टैग हमें मिल जाता है तो बासमती राइस का मतलब होगा कि जो इंडिया से आने वाले राइस हैं वही बासमती राइस कहे जाएंगे। पाकिस्तान अपने राइस को बासमती राइस नहीं कह पाता, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ता। अगर इंडिया को जीआई टैग मिल जाता तो पाकिस्तान से आने वाले बासमती राइस को मार्केट लॉस होता है। इसका सीधा सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ता, क्योंकि जो पाकिस्तान से बासमती राइस एक्सपोर्ट होते हैं उनकी सप्लाई कम हो जाती है और पाकिस्तान की अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस वो कम हो जाती, क्योंकि वो अब अपने आप को बासमती राइस कह ही नहीं सकते अगर इंडिया को टैग मिल जाता तो इस कारण से पाकिस्तान ने इसको बहुत अपोज किया। और ये अपोजिशन कई दिनों से चल रहा है, ये न्यूज़ पिछले साल से ही चल रहा है। पिछले साल भी मैंने एक बार इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर किया था। अब करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने मिल करके फैसला लिया है कि दे विल शेयर बासमती राइस ओनरशिप। मतलब कि अगर पाकिस्तान से भी बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है या इंडिया से भी बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों ही अपने आप को बासमती राइस कह सकते हैं इन यूरोपियन मार्केट, एंड नो वन विल कॉन्ट्राडिक्ट इट। तो अब जो बासमती राइस का टैग है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो राइस ग्रोवर्स हैं वो शेयर करेंगे। तो इस एरिया से, इंडिया के इस एरिया से जो बासमती राइस जाएगा और पाकिस्तान के इस कलार एरिया से बासमती राइस जो यूरोपियन यूनियन मार्केट में जाएगा, उन दोनों को ही बासमती राइस कहा जाएगा यूरोपियन मार्केट में। और इस कारण से जो पोटेंशियल लॉस हो सकता था पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, उससे अब वो बच जाएंगे। अगर बासमती राइस का इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इशू देखा जाए तो भी आपको पता चलेगा कि देखिए हमारे इंडिया के स्टेट मध्य प्रदेश में भी बासमती राइस उगाया जाता है।
और मध्य प्रदेश चाहता था कि उसको भी बासमती राइस, वहाँ के जो राइस हैं उसको भी बासमती राइस का जीआई टैग मिल जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश ने जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में एप्लीकेशन डाली, लेकिन वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। मुद्दा ये है कि इंडिया के जो ये 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस दीज 7 स्टेट्स, यहीं पे उगने वाले राइस को बासमती राइस का जीआई टैग मिला है। मतलब यहीं से अगर ये राइस आएंगे तो उनको बासमती राइस कहा जा सकता है, कहीं और से आएंगे तो उनको बासमती राइस नहीं कहा जा सकता। तो मध्य प्रदेश ने कहा कि सर हमारे यहाँ भी तो यही क्वालिटी का राइस उगता है, हमें भी जीआई टैग दे दो। रजिस्ट्री ऑफिस में रिजेक्ट हो गया। तो रजिस्ट्री ऑफिस के खिलाफ फिर अपील किया इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। तो इसके खिलाफ इन्होंने अपील किया मद्रास हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया मध्य प्रदेश का ये क्लेम। अब इसके खिलाफ इन्होंने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मोरलेस वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का बासमती राइस और इंडो गैंजेटिक प्लेन का बासमती राइस मोर और लेस नेचर सेम है, क्वालिटी सेम है, लंबे दाने हैं, एरोमेटिक नेचर है। फिर भी आखिर क्या ग्राउंड है कि मध्य प्रदेश के बासमती राइस का क्लेम फॉर जीआई टैग बार बार रिजेक्ट हो रहा है? तो इसको ध्यान से समझिए। जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से ही जीआई टैग दिया जाता है, ये तो आप जानते होंगे WTO के। अब ये जो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट इनफ। सिर्फ उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है तो वो काफ़ी नहीं है। द लोकेशन is of utmost importance. Reputation to a geographical area is central for GI tag. अब ये क्या मतलब है, इसको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इस पे आएंगे। देखिए हमारे यहाँ के असम के मूगा सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है। अब हमारे यहाँ का जो असम सिल्क है, मूगा सिल्क, अगर इसी क्वालिटी का मूगा सिल्क कहीं भी आप और बनाते हैं असम से बाहर, जैसे कि आप बनारस में बना लें या मैसूर में बना लें, तो आप उसको मूगा सिल्क नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ क्वालिटी कि भाई हमने उस क्वालिटी का बना दिया तो हम अब इसको मूगा सिल्क कहेंगे ना। इसमें रेप्यूटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट ए जीआई टैग अकॉर्डिंग टू दिस WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो इसी तरीके से अब मध्य प्रदेश के अंदर सेम क्वालिटी का बासमती राइस उग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लेम कर देगा कि हमें भी अब बासमती राइस का जीआई टैग मिले, क्योंकि बासमती राइस ट्रेडिशनली उसका जो रेपुटेशन रहा है दैट इट कम्स फ्रॉम इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो उस रेपुटेशन को मेंटेन करते हुए मध्य प्रदेश को बासमती राइस का जीआई टैग नहीं दिया जा सकता। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का क्लेम, डिस्पाइट ग्रोइंग ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ बासमती राइस एज इट इज ग्रोन इन इंडो गैंजेटिक प्लेन, मध्य प्रदेश का क्लेम टू गेट बासमती राइस जीआई टैग इज गेटिंग रिजेक्टेड। मद्रास हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट टुलु लैंग्वेज मूवमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 रीजनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो टुलु लैंग्वेज, देखिए टुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है और माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पुराना लैंग्वेज है। अगर एक इंग्लिश राइटर रॉबर्ट कार्डवेल की माने तो उन्होंने जो एक बुक लिखी है अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, उसमें उन्होंने कहा है कि टुलु इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली। अब ये जो राइटर हैं रॉबर्ट कार्डवेल और इनकी किताब अ कंपैरेटिव ग्रामर फॉर ऑफ द द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली लैंग्वेज, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ टुलु लैंग्वेज मूवमेंट। तो ये पीटी से पहले नाम याद कर लेना, पूछ लेगा साफ साफ कि ये किताब किसने लिखा है। आंसर विल बी रॉबर्ट कार्डवेल। अब तुलु लैंग्वेज की बात की जाए तो तुलु लैंग्वेज को नॉर्मली साउथ इंडिया के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाता है। ये देखो, उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उसके अलावा दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उसके अलावा कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ही तुलु लैंग्वेज बोला जाता है। अब तुलु लैंग्वेज हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि
बहुत सारे ऐसे तुलु लैंग्वेज बोलने वाले लोग अभी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि तुलु लैंग्वेज को भी शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए कम से कम केरला और कर्नाटका में, और उसको शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी नई पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हाल फिलहाल में इसको रजिस्टर कराया गया है। तुलु वेरी पक्षा ये डिमांड कर रहा है कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए तुलु लैंड। तो मुद्दा ये है कि रीजनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज तुलु लैंग्वेज, बढ़ रहा है साउथ इंडिया में। डिमांड हो रही है कि तुलु लैंड एक नया स्टेट बना दिया जाए, तुलु को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, केरला कर्नाटका में तुलु को शेड्यूल लैंग्वेज भी बना दिया जाए। तो इस तरह का ट्विटर कैंपेन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इस कारण से तुलु न्यूज़ में है। 8 शेड्यूल लैंग्वेज तो आपको पता ही होगा, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 ऐसे लैंग्वेज है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है 8 शेड्यूल लैंग्वेज। 14 लैंग्वेज वे आर ओरिजिनली प्रेजेंट इन दिस 8 शेड्यूल। उसमें सबसे ऊपर एसएमीज तो आपको याद रखना ही रखना है, उसके अलावा बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी एंड संस्कृत वेल ओरिजिनली और इनिशियली प्रेजेंट एज शेड्यूल लैंग्वेज। ये 14 लैंग्वेज। फिर सिंधी को इंसर्ट किया गया एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय 21st अमेंडमेंट इन 1967। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंसर्ट किया गया 71st अमेंडमेंट इन 1992। और फिर 4 और लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को डाला गया, इंक्लूड किया गया इन शेड्यूल लैंग्वेज लिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो इसके साथ ही ओरिजिनल 14 थे, बाद में और 8 हो गए, तो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज। अब डिमांड चल रहा है कि तुलु को भी शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड कर दिया जाए बाय ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुलु ऐड हो जाता है एज 8 शेड्यूल लैंग्वेज, तो इस 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 के जगह पे 23 शेड्यूल लैंग्वेज हो जाएंगे। और इससे तुलु को फ़ायदा क्या होगा? तो तुलु लैंग्वेज को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए तुलु लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो सकता है। तो जो लोग भी तुलु लैंग्वेज में अब लिखेंगे किताबें, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल सकता है। तुलु लैंग्वेज विल और या बुक्स इन द तुलु लैंग्वेज विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन मेजर लैंग्वेजेस। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट के अंदर तुलु लैंग्वेज में बोल सकेंगे अगर इसको 8 शेड्यूल में डाल दिया गया। तो जो एमएलएज हैं केरला कर्नाटका में वो तुलु लैंग्वेज में बोल सकेंगे अगर इसको ऐड कर लिया गया 8 शेड्यूल में। तो और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इसको 8 शेड्यूल में ऐड कर लिया जाता है तुलु लैंग्वेज को, तो स्टूडेंट्स तुलु एरिया के सिविल सर्विसेज का एग्जाम तुलु लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस इफ तुलु इज इंक्लूडेड एज 8th शेड्यूल लैंग्वेज। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about New Shepard and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो क्या है New Shepard? एक तरह का रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट जो है वो स्पेस में लेकर के जाएगा टूरिस्ट्स को। तो ऑफ कोर्स रॉकेट के साथ एक कैबिन लगा होगा, उस कैबिन को ये लेकर के उड़ेगा ये रॉकेट न्यू शेफर्ड, और इस कैबिन के अंदर टूरिस्ट लोगों को भेजा जाएगा स्पेस के अंदर। ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट है इसको नाम दिया गया है शेफर्ड आफ्टर द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस। अभी ये जो रॉकेट सिस्टम है न्यू शेफर्ड, इसका काम क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को या टूरिस्ट को कर्मन लाइन से ऊपर लेकर के जाए। तो देखिए कर्मन लाइन क्या है? कर्मन लाइन हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे है। कर्मन लाइन एटमॉस्फेयर का जो हमारे अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पे जो लेयर है उस लाइन को या उस लेयर को हम लोग कहते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके आगे का जितना भी एरिया है इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल स्पेस रीजन। ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, दिस इज इंटरनेशनल स्पेस। तो ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट है ये टूरिस्ट्स को कर्मन लाइन से बाहर लेकर के जाएगा। और ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट है इसको बनाया है अमेजन ने। इसके फाउंडर, अमेजन की अपनी एक कंपनी है, अमेजन के अंदर एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसने ये रॉकेट न्यू शेफर्ड बनाया है। ये रॉकेट न्यू शेफर्ड हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था क्योंकि इसने अपना सारा सक्सेसफुल
टेस्ट कंडक्ट कर लिया है कि किस तरीके से ये टूरिस्ट को लेकर के जाएगा स्पेस के अंदर करमल लाइन से बाहर। ये आज न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जो रॉकेट सेफर्ड बना रही है, इसने ऑनलाइन टिकट अवेलेबल कराया कि कौन कौन से लोग जाना चाहते हैं स्पेस में, वो ऑनलाइन टिकट खरीदे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग फ्लाइट का टिकट खरीदते हैं, वैसे ही इसका टिकट स्पेस में जाने के लिए जुलाई महीने में ऑनलाइन जुलाई महीने के लिए टिकट बेचा जा रहा है ताकि टूरिस्ट इस टिकट को खरीद सकें और स्पेस में जा सकें। तो ऑनलाइन ऑक्शन के लिए विंडो ओपन हुई थी और लगभग 7,600 लोगों ने इस टिकट को खरीदने की कोशिश की। अल्टीमेटली जो टिकट बिका है, पहला टूरिस्ट जिसने ये टिकट खरीदा है टू गो इनटू स्पेस, उसने इसके लिए लगभग $28 मिलियन खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपए में पहला टिकट बिका है इस न्यू सेफर्ड रॉकेट के कैबिन का, जो टूरिस्ट को लेकर के जाएगा स्पेस के अंदर। अब ये पैसा कि कितने में ये बिका है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपसे इस तरह का सवाल जरूर पूछा जा सकता है न्यू रॉकेट, ये न्यू सेफर्ड को लेकर के। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट। इट इज अबाउट हाई CPI एंड WPI इन्फ्लेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए करंट न्यूज क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच चुका है। मई महीने में जो पिछला महीना था वहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 12.94% था, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर चुका है। इट हैज रीच टू 6.3%। अब ये 6% वाला जोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सबको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI, the RBI's main responsibility is to keep inflation below 6% and higher than 2%। तो ये जो 6% के नीचे इन्फ्लेशन को रखने का टारगेट दिया है RBI को भारत सरकार ने, वो टारगेट फेल हो गया है इस बार इन द May month 2021, और ये इन्फ्लेशन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन जा चुका है 6.3% पे। कारण क्या है इतने हाई इन्फ्लेशन का? तो पहला कारण तो है देखो बेस इफेक्ट। पिछले साल इसी महीने में आपको पता है कि इन्फ्लेशन हर महीने का कैलकुलेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सेम मंथ लास्ट ईयर। तो इस साल मई महीने का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा रहा है पिछले साल 2020 के मई महीने के महंगाई के बेसिस पे, और पिछले साल महंगाई बिल्कुल थी नहीं क्योंकि पूरे इंडिया भर में लॉकडाउन था। तो पिछले साल महंगाई बहुत कम थी, इसलिए इस बार नॉर्मल प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो एक तो कारण है बेस इफेक्ट और दूसरा कारण है फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आपको पता है कि 100 रुपये से ज़्यादा महंगा तो डीजल बिक रहा है। तो इस कारण से भी ये जो इन्फ्लेशन है CPI या WPI बेस्ड इन्फ्लेशन वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में RBI को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इट शुड कीप इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI ऑन 20th February 2015 एंड RBI वाज गिवन दिस टारगेट टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन, दैट इज CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, ध्यान रखना WPI नहीं, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को RBI को टारगेट दिया गया था कि 2% से 6% के बीच में रखें। एंड इफ RBI फेल्स टू डू सो फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इस जोन से बाहर रहता है तो फिर RBI को एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा भारत सरकार को, एक्सप्लेन करते हुए द रीजन बिहाइंड इट्स फेलियर एंड द मेजर्स दैट RBI इज टेकिंग to bring back the CPI indexed inflation in the desirable range of 2% to 6%। ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ इसके बाद RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके ये जो गोल्स थे या टारगेट्स थे RBI के, वो RBI एक्ट 1934 में भी डाल दिए गए। ओरिजिनली ये अग्रीमेंट 5 साल के लिए था, यानी कि इस अग्रीमेंट को लैप्स होना था ऑन 31 मार्च 2021, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे ही अग्रीमेंट लैप्स हुआ इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया टिल मार्च 2026। तो अब मार्च 2026 तक RBI का गोल है कि वो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखे, और अगर ऐसा नहीं कर पाती है फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स देन RBI को एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा भारत सरकार को कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Roopnath Brahma, the Boroni Monthri. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. रूपनाथ ब्रह्मा जी, इनसे रिलेटेड आज आर्टिकल आया है असम ट्रिब्यून में। तो जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको मैं अपने न्यूज़पेपर में कवर करता जा रहा हूँ।
अंत में जब एपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएगा तो उन सबको एक जगह कलेक्ट करके देख लेंगे। रूपनाथ ब्रह्मा जी का आज कैसा है कि उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 15 जून को इन ओवाबारी विलेज ऑफ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। तो आज 119वीं जन्म दिवस पे ये आर्टिकल आया है रूपनाथ ब्रह्मा जी के ऊपर। देखते हैं इनके बारे में। रूपनाथ ब्रह्मा जी वॉज अ बोडो पोएट, पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस स्कॉलर। इन्होंने एक नया धर्म भी स्टार्ट किया था, ब्रह्मा धर्म। थोड़े मिस्टिक कैरेक्टर के थे, इनके पोएम्स भी मिस्टिक कैरेक्टर के हुआ करते थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम द बोडोज एंड दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज बोरोनी मंत्री। इनफैक्ट हमारे गुवाहाटी के अंदर जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है उसका नाम भी इनके नाम के बाद ही है। आपने ध्यान दिया होगा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल का नाम है रूपनाथ ब्रह्मा इंटर स्टेट बस टर्मिनल। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 306 to 310. Topic number 306 is about Interstate Water Dispute Act. So Article 262 of the Constitution provides for adjudication of interstate water dispute. It makes two provisions. First of all, Parliament may by law provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley. Second, Parliament may also provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction with respect to any such dispute or complaint. और ये दो constitutional provisions के basis पे that was given under Article 262, the Parliament made two laws. रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। रिवर बोर्ड एक्ट के हिसाब से इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट वाटर रिवर and river valleys. Second, the decision of the and according to this interstate water dispute act, a tribunal will be established in order to resolve interstate water dispute, and the decision of the tribunal would be final and binding on the parties to the dispute. Neither the Supreme Court nor any other court have jurisdiction with respect to the water dispute which may be referred to such tribunal under interstate water dispute act. Please attempt this question based on topic number 306. Topic number 307 is about Central Information Commissioner. This position was established by central government in 2005 according to the Right to Information Act 2005. The commission consists of chief information commissioner and not more than 10 information commissioners. The commission when constituted initially had 5 commissioners and 1 chief information commissioner, which has been subsequently increased to 10 information commissioners. The chief information commissioner and information commissioners will hold office till the age of 65 years or any term as prescribed by the central government, whichever is earlier, and they are not eligible for reappointment. The salary, allowances and other service conditions of the chief information commissioner and information commissioner shall be as prescribed by the central government, but they cannot be varied to their disadvantage during their service. Please attend this question based on topic number 307. Topic number 308 is about important cabinet committees. So political affair cabinet committee deals with the policy matters pertaining to domestic and foreign affairs. Economic affair committee deals with the governmental activities in economic affairs. Appointment committee deals with all higher level of appointments in the government institutions, and parliamentary affair committee looks into the progress of government businesses in parliament. First three, these political affair, economic affairs and appointment committees of cabinet committees are chaired by the prime minister, while the parliamentary affair committee is chaired by the home minister. And of all the cabinet committees, the political affair committee is the most powerful one, and that is why it is also known as super cabinet. Please attempt this question based on topic number 308. Topic number 309 is about Sino-British Joint Declaration. It is an agreement signed between Britain and China in 1984 to settle the future of Hong Kong. The two governments agreed that China would reassume control of Hong Kong, which was occupied by British after Opium War in 1840. And China will resume its control since or from 1 July 1997. The declaration was later deposited to the United Nations, so with this it became an international agreement. It states that China's basic policy regarding Hong Kong will remain unchanged for 50 years, including the promise that the city would retain high degree of autonomy and democracy. Currently ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन हैज़ अक्यूज चाइना ऑफ ब्रेकिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन अंडर साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 309. टॉपिक नंबर 310 इज अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी. इट इज वाज सेट अप एज वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957, later on renamed as International Atomic Energy Agency. It reports to both United Nations General Assembly and Security Council. Its headquarters is in Vienna, Austria. It works with the member states of United Nations and multiple partners worldwide to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technologies. Its board of governors include 22 member states.
of United Nations. 22 member states gets represented from different geographical diversity of United Nations and elected for a period of 2-year terms. Please attempt this question based on topic number 310. This is the answer of question number 301 to 305 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Cases of spousal violence has decreased in National Family Health Survey 5 with respect to 4. This is wrong, and more than 90% of women use hygienic method during menstrual cycle in Assam. This is also wrong. It is somewhere close to 66%. So the correct answer is option D, Pacify experiment. It is an international collaborative sky surveying project which will observe polarized light. Absolutely correct. If successful, it will be direct evidence of universe expansion. Absolutely correct. Correct answer is option C. Operation Olivia, it is conducted with an objective of increasing olive oil. This is wrong. It is with respect to olive ridley turtle conducted by Indian Coast Guard. So the second statement is also wrong. Correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.